Hello everyone, welcome to the second part of the Hindi explanation of Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. हम हिंदी में इसके 6 to 10 स्टैंजास की समरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन. इसके पिछले स्टैंजास यानी 1 to 5 की समरी अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं. हम समरी शुरू करें उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स. पहला, लास्ट वीडियो में स्लिप ऑफ टंग में मैंने कहा था कि इस पोएम को 1751 में लिखा गया था. लिखा नहीं गया था, पब्लिश करवाया गया था और लिखा 1750 में था. एंड सेकेंडली मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि ये पोएम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है क्योंकि ये बहुत लंबी है. टू विच आई वॉन्ट टू से कि अगर आप ये पोएम पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसे इमेजिन करके और संग के संग पूरा मन लगा के और इंटरेस्ट देकर पढ़ेंगे तो ये पोएम बहुत ही अच्छी है. नाउ लेट्स बिगिन. Stanza 6. For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था उन लोगों के बारे में जो मर गए हैं, उन्हीं का ग्रेवयार्ड डिस्क्राइब करता है पोएट. तो उन मरे हुए लोगों के बारे में पोएट स्टैंजा में कह रहा है, For them no more the blazing hearth shall burn. यानी जो लोग मर गए हैं उनके लिए चूल्हा यानी हर्थ कभी नहीं जलेगा. ब्लेजिंग मतलब जलता हुआ, लेकिन वो अब नहीं जलेगा. सेकेंड लाइन, और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, या फिर उनकी जो हाउस वाइफ्स होंगी ना अब उनकी केयर करेंगी क्योंकि वो मर चुके हैं. प्लाई मीन्स बहुत काम करना. थर्ड लाइन, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न. अब ना ही कोई बच्चे दौड़ कर जाएंगे और तुतलाते हुए बताएंगे कि उनके फादर, सायर मतलब सर यानी यहाँ पर फादर, उनके फादर लौट के आ गए हैं. यहाँ पर लिस्प का मतलब तुतलाना होता है. तुतलाकर बच्चे बोलते हैं ना, अले अले पापा आ गए. अब वो भी नहीं होगा. और क्लाइम हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर. बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने पापा के घुटनों पर जब पापा बैठ जाते हैं तो चढ़ जाते हैं ना, और आपस में उनको पुच्ची लेने की, उनको किस करने की कोशिश करते हैं. एंड वीड यहाँ पर जो वर्ड है फोर्थ लाइन में, उसका मतलब जलन से, यानी बहुत सारे बच्चे तो आपस में कंपटीशन हो रहा है उनमें कि कौन पहले पापा को प्यार करेगा. 7th स्टैंजा, लेट्स रीड. Off did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. पोएट उन्हीं मरे लोगों की लाइफ को इमेजिन करते हुए बोलते हैं. फर्स्ट लाइन, Off did the harvest to their sickle yield, यानी वो अपने हार्वेस्ट को, यानी जो भी फसल होती है खेत में, उसको अपने सिकल से, सिकल आपने देखा होगा जो हम हसिया बोलते हैं, ऐसे राउंडेड सा एक टूल होता है, उससे वो काटते थे. सेकेंड लाइन, their furrow of the stubborn glebe has broke. इसका मतलब कि जब वो खेत जोतते हैं, और आपने देखा होगा कि फील्ड्स में यानी खेतों में लंबे लंबे पगडंडियाँ बना दी जाती हैं, लंबी लंबी मिट्टी की लाइनें होती हैं, तो उनको वो जो बहुत ही कठोर मिट्टी होती है, स्टबन मतलब ज़िद्दी, मिट्टी यानी लैंड, तो उसको तोड़ देती है. थर्ड लाइन, हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड. यहाँ पर जोकंड का मतलब होता है बहुत खुश, और टीम का मतलब यहाँ पर है कैटल यानी जानवरों से. तो पोएट कहते हैं कि कैसे वो कितने खुशी से अपने जानवरों को हाँकते हुए फील्ड से लेकर आते थे. फोर्थ लाइन, हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक. बाउड का मतलब झुकना, वुड्स का मतलब ट्रीज या फॉरेस्ट, बीनीथ मतलब नीचे, और स्टडी मतलब कॉन्फिडेंट या सॉलिड, स्ट्रोक मतलब वार करना. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि किस तरह जो फॉरेस्ट थे यानी पेड़ थे वो अपने आप लगता था मानो झुक रहे हों जब फार्मर्स उनके ऊपर अपने औजार से वार करते थे उन्हें काटने के लिए. स्टैंजा, Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Not grandeur, hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. ये स्टैंजा बहुत फेमस भी है और कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है. फर्स्ट लाइन, Let not ambition mock their useful toil. एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, टॉयल का मतलब मेहनत. पर पोएट कहते हैं
की महत्वाकांक्षा यानी बड़ी बड़ी बातों को, इन फार्मर्स की मेहनत और लगन का कभी मजाक मत उड़ाने देना। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके छोटे छोटे जो जीवन के सुख थे, खुशियाँ थी और उनकी जो किस्मत थी ऑब्सक्योर रह गई, यानी उसे कोई ज़्यादा जानता नहीं है, उसका भी कभी मजाक मत उड़ाने देना। थर्ड लाइन, नॉर ग्रैंडियर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। ग्रैंडियर का मतलब भव्यता और डिस्डेनफुल मतलब किसी को नीचा या बहुत अच्छा ना समझना। पोइट कहते हैं कि भव्यता यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, सुंदर सुंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उन्हें कभी भी नापसंद करने वाली मुस्कान के साथ सुनने मत देना। क्या नहीं सुनने देना? फोर्थ लाइन, द शॉर्ट एंड सिंपल अनल्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों के छोटे और सीधे सादे उनकी जो कहानियाँ हैं वो मत सुनने देना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एम्बिशन और ग्रैंडियर को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी ये क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन इनको एक पर्सन्स की तरह दिखाया गया है और उन लोगों को दर्शाया गया है इनके थ्रू जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत अमीर होते हैं और वो छोटे लोगों की बातों को बड़ा नीचा समझते हैं। तो पोएट कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को जो कि बहुत एम्बिशन रखते हैं, बहुत ग्रैंड हैं, उन लोगों को और चीज़ों को इन सीधे सादे गरीब लोगों की चीज़ों पर हंसने मत देना और मजाक मत उड़ाने देना। नाउ नाइन्थ स्टैंजा, द बोस्ट ऑफ heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. स्टैंजा बहुत ही ट्रू है और सुंदर है और हम आज भी इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। इससे हमें इस पोएम की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। फर्स्ट लाइन, द बोस्ट ऑफ heraldry, द pomp ऑफ पावर। बोस्ट मतलब शेखी बकारना, अपनी अपनी बातें बताना। heraldry मतलब जो कि मान सम्मान सोसाइटी में मिलता है ना, खासकर जो पद से मिलता है, कोई किसी की बड़ी नौकरी लग गई या किसी को कोई ऑनर मिला वो। पॉम्प मतलब बहुत ज़्यादा शोबाजी जो हम कहते हैं ना वो। और पावर आप जानते ही हैं, शक्ति का प्रदर्शन। इसका मतलब जो कि मान सम्मान और पद से मिलने वाली जो शेखी बखारी जाती है, दिखावा किया जाता है, इसी तरह शक्ति का जो दिखावा किया जाता है। सेकेंड लाइन, एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और वो सारी सुंदरता जो कि रुपए पैसे के संग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम अंबानीज़ को देखें तो उनके पास कितने बड़े बड़े महल जैसे घर हैं, होटल्स हैं। हम भी कहते हैं कितना सुंदर है सब कुछ, और हम आसपास ही अगर हमसे कोई ज़्यादा अमीर होता है तो हम उसका घर को देख के कहते हैं वाओ ये कितना सुंदर है। थर्ड लाइन, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये सब कुछ, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सुंदरता, ये पैसा, शोहरत, ये सब इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल मतलब जो कि होना ही होना है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो आवर यानी घंटा, यानी वो समय, यानी डेथ को कोई नहीं टाल सकता। वो डेथ उनका वेट भी वैसे ही करती है जैसे कि वो गरीब लोगों का वेट करती है। डेथ किसी में भेदभाव नहीं करती। और अब देखेंगे कि इंसान ज़िंदगी भर ग्लोरी, फेम, पैसे के पीछे भागता है, लेकिन सब के सब अंत में मर जाते हैं। कितने भी, चाहे वो फेमस हों, चाहे कितने भी अमीर हों, चाहे गरीब हों, सबको अंत में मरना ही है। तो पोइट जो हैं वो कह रहे हैं कि अमीरों बहुत घमंड मत करो, क्योंकि तुमको भी मरना ही है। जैसे गरीब लोग ग्रेव्स में लेटे हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन ग्रेव्स में लेटे होगे। नाउ 10th stanza, nor you, ye proud, impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise. Where through the long drawn aisle and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise. ये लाइन्स भी बहुत सुंदर हैं। फर्स्ट लाइन, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट। प्राउड का मतलब घमंडी, इम्प्यूट का मतलब दोष लगाना, यहाँ पर फॉल्ट का मतलब गलती। तो तुम भी, नॉर यू मतलब हाँ तुम भी, जो घमंडी लोग हैं वो भी इन लोगों पर इस चीज़ का दोष मत लगाना। सेकेंड लाइन, इफ़ मेमोरी ओवर देयर टूम्ब नो ट्रॉफीज रेज। ये दोष कि किसी ने उनकी याद में उनके टूम यानी ग्रेव के ऊपर कोई भी बड़े बड़े कोई ट्रॉफीज़ मीन्स कुछ भी स्टैचूज़ बना दिए जाते हैं, छोटी सी बिल्डिंग बना दी जाती है। जैसे कि ताजमहल एक मकबरा है,
इससे हमें याद है कि वो मुमताज़ महल कौन थी, लेकिन वो एक रानी थी, वो कितनी अमीर थी। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनकी ग्रेव्स तो उनकी लाइफ्स की तरह ही बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ऑर्डिनरी होती हैं। तो कोई भी जो घमंडी है वो इनकी ग्रेव्स के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा या उन्हें दोष नहीं देगा कि देखो तुम तो कितने साधारण हो, तुम तो कितने सीधे से हो, कि तुम्हारे ग्रेव्स तो कितनी सादी हैं। लास्ट 2 लाइन्स को एक साथ कर लेते हैं। Where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके टूम में के आसपास ऐसा कुछ भी लंबे चौड़े इमारतें नहीं बनी हुई हैं जहाँ पर लॉन्ग ड्रॉन मीन्स लंबी, आयल मतलब जो निकलने का रास्ता होता है, फ्रेटेड वॉल्ट एक ऐसी छत जिस पे बहुत महीन और बहुत सुंदर कार्विंग होती है, कार्विंग माने नक्काशी। पीलिंग यहाँ पर मतलब है बेल्स और म्यूज़िक से। एंथम आप जानते ही हैं, कोई सॉन्ग। तो पोइट कह रहे हैं कि ना तो इनके लिए ऐसी लंबी चौड़ी इमारतें हैं जहाँ पे लंबे लंबे निकलने के रास्ते हों और इतनी अच्छी अच्छी सीलिंग्स, छतें हों इतनी सुंदर, ना ही कोई लोग हैं जो कि उनके लिए बड़े बड़े गाने गा रहे हों कि मरने के बाद गाने गाए जाते हैं ना लोगों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये सब नहीं है उनके पास, किसी को भी हक नहीं, खासकर घमंडी लोगों को, कि वो उनका इस बात के लिए उन्हें उन पर दोष लगाएं या मजाक उड़ाएं। ये थे Elegy Written in a Country Churchyard के स्टैंजास 5 to 10 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इसके आगे के पार्ट्स का और इसके पहले पार्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। एंड आपको कोई और पोएम हो जो समझनी हो तो प्लीज़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय।